वैष्णो देवी ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं वैष्णो देवी 3 बार जा चुकी हूँ। पहली बार 2004 में, दूसरी बार 2006 में और तीसरी बार 2009 में। तो अब 12 साल के लंबे अंतराल के बाद 26 अक्टूबर 2022 को मुझे फिर से वैष्णो देवी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा के लिए मैं बहुत ही रोमांचित थी, क्योंकि इस बार मैं अपने परिवार के साथ ही यात्रा कर रही थी। जहां मैं तो भले ही चौथी बार जा रही थी, लेकिन उन सभी के लिए ये यात्रा का पहला अनुभव था। तो इसमें जा रहे थे मेरे माता पिता, मेरी मौसी का परिवार और मेरी बहन का परिवार। तो कुल मिलाकर हम 14 लोग थे। तो आज है 25 अक्टूबर 2022। ये है आगरा का राजा मंडी स्टेशन, जहां शाम 6 बजे झेलम एक्सप्रेस से हमें जम्मू जाना है। मेरी मौसी का परिवार कानपुर से आगरा ही आ गया था, तो यहाँ हम सब कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार, जहाँ हम चल रहे हैं आगरा से जम्मू और वहीं दूसरी तरफ मेरठ से मेरी बहन चल रही है जम्मू के लिए। इस यात्रा में एक बात अच्छी थी कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से ही चल रही थी, सिर्फ 2-4-5 मिनट का अंतर था। रात आराम से सोते हुए गुजारी। अब सुबह का वक्त है और यहाँ सभी लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं। कल पानी जा रहा है, बांध है जल्दी ट्रेन के चक्कर में नहीं दिख रही गया। और तो शीशा भी ऐसा। इस यात्रा में सभी उम्र के लोग शामिल हैं, 12 साल से लेकर 72 साल तक के। मम्मी डैडी को छोड़कर बाकी सभी की पैदल माता के दरबार जाने की योजना थी। मम्मी डैडी के लिए हेलीकॉप्टर में बुकिंग नहीं की थी। अर्धकुमारी से वैन ऊपर भवन तक जाती है, उसकी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है 2 दिन पहले, पर वो भी हो ना सकी। उसमें 500 से ज़्यादा वेटिंग आ रही थी। तो आखिर में घोड़े से मम्मी डैडी को ले जाने का हमने सोचा था। अगर आप लोग वैन से जाने का सोच रहे हैं तो किसी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग कराएं, क्योंकि बुकिंग विंडो बहुत ही थोड़ी देर के लिए खुलती है। निर्धारित समय पर हम लोग जम्मू के स्टेशन पहुंच गए। यहाँ ये बात अच्छी है कि टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड दोनों रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही है। मेरी जीजी सुबह ही कटरा पहुंच चुकी थी, उनकी ट्रेन जल्दी थी। बस से कटरा पहुंचने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता, क्योंकि वो बीच में एक जगह रुकती भी है, तो हमने टैक्सी करना उचित समझा। जम्मू से कटरा लगभग 43 किलोमीटर दूर है। हम 10:15 बजे जम्मू से निकले। ₹1740 की पर्ची, बाकी जो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, अच्छा, उनके 400 रुपए एक्स्ट्रा हमें ड्राइवर को देने हैं। आप जी सोनू 4 लोग से 3 लोग से हम सब तो है पूरे, किसी का भी कोई छुट्टा नहीं है। तो इस तरह हंसते गाते ये सफ़र शुरू हुआ। ये रास्ता बहुत ही मनोरम था। पहाड़, घाटियाँ, नदी, गुफा, ये सब देखते देखते पता ही नहीं चला कटरा कब आ गया। हम 11:30 बजे कटरा पहुंच चुके थे। कटरा के जिस चौक पर टैक्सी ने हमें छोड़ा, वहीं यात्रा पंजीकरण का विभाग है। हम पहले वहीं पहुंचे, जहां सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से हम सभी को आई कार्ड के रूप में यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला। भीड़ ज़्यादा नहीं थी। आधे घंटे के अंदर हम सभी को कार्ड मिल गया, लेकिन हमारे निकलते निकलते कार्ड के लिए लगी बाहर लाइन सड़क तक आ गई थी। यात्रा रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 घंटे के भीतर बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होता है। जीजी कटरा पहले ही पहुंच गई थी, तो उन्होंने हम सब के लिए होटल में कमरा बुक कर दिया था। हम लोग फटाफट नहा धोकर तैयार हो गए और चल पड़े बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ। वहां तक जाने के लिए आप ऑटो भी ले सकते हैं। इस वक्त यहाँ के मौसम की बात करें तो ठंड ज़्यादा नहीं थी। हम सब ने अपने नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे, पर रात के लिए हम सब ने एक स्वेटर या जैकेट और टोपी साथ ले ली थी। जूते मोजे पहनकर ही चले। बाणगंगा चेक पोस्ट आ चुका है, जहां साथ ले जा रहे सामान की जांच हुई और आई कार्ड देखे गए। अब यहां से असली यात्रा का शुभारंभ होता है। ये लगभग दोपहर 2-2:30 बजे का वक्त है और हमें यहाँ एक भी घोड़ा ऊपर जाने के लिए नहीं मिला और ना ही पालकी। तो मम्मी डैडी ने हमारे साथ ही पैदल यात्रा शुरू की। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी पैदल यात्रा करने वालों को खुद हिम्मत देती हैं इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए। बाणगंगा बहुत ही सुंदर स्थान है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कल बहता पानी, पेड़, पहाड़, भक्तजन सब कुछ आकर्षित करने वाला होता है। यह अर्धकुमारी तक जाने वाला पुराना रास्ता ही है, जहाँ रोड के दोनों तरफ दुकानें मिलती हैं। पूरे रास्ते पानी और शौचालय की भी सुविधा है। चढ़ने के लिए डंडा भी मिलता है। प्राचीन धार्मिक मान्यता के अनुसार माता वैष्णो अपने भक्त श्रीधर को आशीर्वाद देने कन्या रूप में उसके घर पधारी थी, जहाँ भैरवनाथ भी मौजूद था। भैरवनाथ उस कन्या की सच्चाई जानने को उत्सुक था और उन्हें स्पर्श करना चाहा, तो कन्या रूपी मां अंतर्ध्यान हो गई और गगन मार्ग से होते हुए एक स्थान पर पहुंची, जहां उनकी भेंट पवनपुत्र हनुमान से हुई, जिन्हें उन्होंने इस स्थान पर रहने का आदेश दिया। परंतु हनुमान जी ने विनती की, इस घने जंगल में बिना पानी के कैसे रह पाऊंगा। तब माता ने अपने तरकश से बाण निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही यहीं पर माता ने अपने केश धोए, इसलिए इस जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा के बाद अगला पड़ाव चरण पादुका है। पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, परंतु अब यहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी स्थान पर माँ ने भागते भागते रुककर पीछे की ओर मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। इसी कारण इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बन गए, इसलिए इसे चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा से इसकी दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। बीच बीच में और भी मंदिर देखने को मिले। समय कम होने के कारण अगला पड़ाव अर्धकुमारी के दर्शन हमने नहीं किए। यहाँ की कथानुसार भैरवनाथ से बचकर माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। बाद में भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। ये गुफा अर्धकुमारी के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी मंदिर से आगे हम आ गए हैं उस स्थान पर जहां से बैटरी कार द्वारा भवन तक जाते हैं। यहां ऑनलाइन बुकिंग करने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। बैटरी कार का किराया 354 रुपये है। अब धीरे धीरे शाम हो चली थी। ये पूरा रास्ता भवन तक टीन शेड से ढका हुआ है। चढ़ाई के रास्ते में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, परंतु सीढ़ियों के स्थान पर पैदल चलना ज़्यादा आरामदायक है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ ऊंचाई से दिखता कटरा शहर मन को मोह लेता है। पैरों की हालत खस्ताहाल हो चुकी थी। तुलनात्मक रूप से हमारी चाल काफ़ी धीरे थी, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी बड़ी ही कठिनाई से रास्ता तय कर रहे थे। सामान्यतः भवन पहुंचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, पर हम लोग लगभग वहां 9 घंटे बाद यानी 11 बजे के आसपास भवन पहुंचे। यह तो अच्छा है कि माता का दरबार 24 घंटे दर्शनों के लिए खुला रहता है। भवन प्रांगण में भोजनालय, स्नानागार, शौचालय, प्रसाद की सरकारी दुकानें, श्राइन बोर्ड के लॉकर रूम की सुविधाएं हैं। हमने लॉकर रूम तो नहीं लिया क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमने वहाँ देखा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोहे की जालीदार रैकें रखी हुई हैं, तो हमने भी अपना सामान और जूते वहीं रख दिए। फिर प्रसाद लिया और माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात एक काउंटर पर छोटा सा पैकेट प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिसमें मिश्री और माता का सिक्का होता है। इसके बाद हमने वहाँ भोजन ग्रहण किया। अब मेरी और मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ही लो हो गई थी, इसलिए भैरवनाथ और उतरने का वीडियो मैं नहीं बना पाई। वैष्णो देवी कथा को जारी रखते हुए आगे का वृत्तांत सुनिए। अर्धकुमारी गुफा से बाहर निकलने के बाद भवन वाले स्थान पर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा। वो फिर भी नहीं माना। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी पर जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और जहां उन्होंने उसका वध किया वह स्थान भवन के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर माँ काली दाहिने में, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर ध्यान हो गई। माँ वैष्णो देवी की ये कथा सचमुच रोमांचित कर देने वाली है।
माता के लिए रात्रि जागरण का विचार हमारे मन में था, सो हम लोगों ने रात में ही उतरना शुरू कर दिया। सुबह 6-7 बजे तक सभी लोग वापस अपने होटल आ गए थे। यहाँ हमने आराम किया, फिर फ्रेश हुए और भोजन ग्रहण किया। इसके बाद सभी लोगों ने कुछ न कुछ खरीदारी की, जैसे बादाम, अखरोट, केसर, प्रसाद, कश्मीरी सूट, शॉल आदि। यह भाई दूज का दिन था, तो हमने वहीं होटल में ही भाई दूज का कार्यक्रम संपन्न किया। अब कटरा से जम्मू के लिए हम एसी प्राइवेट बस में सवार हो गए। हम लोग इतने थके थे कि कब कटरा से जम्मू आ गया पता ही नहीं चला। आज हम सभी की अलग अलग समय पर जम्मू से ट्रेन थी। सबसे पहले मेरी मौसी की ट्रेन कानपुर के लिए, फिर मेरठ के लिए मेरी जीजी की ट्रेन और अंत में मेरी और मम्मी डैडी की ट्रेन आगरा के लिए। हमारी ट्रेन रात की थी, तो हमने जम्मू का रघुनाथ मंदिर भी देखा। महाराजा गुलाब सिंह और उनके पुत्र महाराज रणवीर सिंह ने 1853 से 1860 की अवधि के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान राम यानी रघुनाथ जी को समर्पित है। तो ये था वैष्णो देवी यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो रुचिकर लगी होगी। और हाँ, एक बात और, यहाँ देश के दूसरे राज्यों का मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता है, तो पोस्टपेड सिम चल जाती है लेकिन प्रीपेड नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पहुँचकर नई सिम ले सकते हैं या STD से अपनों से बात कर सकते हैं। अब देखते हैं 5वीं बार मेरा वैष्णो देवी जाना कब होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।